हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल दिस साइड विकास चौधरी। तो जैसे आज नीट का पेपर हो गया है, तो नीट का पेपर जो एक्सपेक्टेड था उस तरीके से तो नहीं आया, क्योंकि हर साल पेपर इजी आता है। इस बार पेपर जो है मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम कहेंगे, है ना। काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया है, सभी बच्चे भी परेशान है पेपर को देखकर। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जो है, क्योंकि जो पेपर हुआ है वो सभी के लिए कॉमन हुआ है ऑल इंडिया, तो आप इसलिए परेशान ना हो। और हम आज की वीडियो के अंदर एक बार पूरे पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं और आंसर की देख लेते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फिजिक्स का एनालिसिस और आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसी बात पर। तो पेपर का एनालिसिस है। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इजी क्वेश्चंस बहुत कम है, ज़्यादा आपका डिफिकल्टी लेवल में ही पेपर पूरा का पूरा है। तो यूनिट एंड डायमेंशन, अगर इसमें मैंने सारे टॉपिक एक एक करके लिखे हैं, तो उन्हीं के सामने मैंने लिखा है कि जो 2025 में भी जो पेपर हुआ है आज, उस पेपर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या उनका लेवल है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से आपके पास एक ही क्वेश्चन आया है, वो इजी क्वेश्चन है। मेजरमेंट से आप डिफिकल्ट ही मानेंगे, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर एरर के ऊपर आया तो वो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम पेपर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के आप एकदम से इस लेवल पर थिंकिंग करा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, तो एक इजी क्वेश्चन, दो मॉडरेट, तो टोटल इससे आपका तीन क्वेश्चन बना है। एनएलएम से भी आपका तीन क्वेश्चन है, उसमें एक मॉडरेट क्वेश्चन आया, दो इजी क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे। सर्कुलर मोशन से आपका एक क्वेश्चन आया, वो भी डिफिकल्ट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आपके पास आया है, वो भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन से आया है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अगेन उस लेवल पे नहीं सोच सकते हो, और जनरली हम क्लास के अंदर भी उस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं सॉल्व करते हैं। कोलिजन एंड सेंटर मास से कोई क्वेश्चन नहीं आया। रोटेशनल मोशन से आपके दो क्वेश्चंस आए हैं, एक इजी और एक डिफिकल्ट। ग्रेविटेशन से एक ही क्वेश्चन आया, बल्कि आपका हर साल जो है, इससे पिछले साल भी अगर बात करें दो क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा उम्मीद रहती है ग्रेविटेशन से, पर जो क्वेश्चन आया वो इजी क्वेश्चन आया है। सॉलिड से कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। ऐसे ही ईएमआई से कोई क्वेश्चन नहीं, एसी से एक क्वेश्चन है, वो भी आपका इजी क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स से आपके दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही क्वेश्चन मॉडरेट है। वेव ऑप्टिक्स से एक इजी और एक डिफिकल्ट, दो क्वेश्चन आपके पास बने हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट से आपके पास टोटल तीन क्वेश्चन आए, चार क्वेश्चन आए हैं। उन चार क्वेश्चंस में से दो इजी, एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट। एटम एंड न्यूक्लियाई से आपका एक डिफिकल्ट और एक इजी आपका आया है, तो हम मान इसमें आपका दो क्वेश्चन आपका इस बार पेपर में दिया गया है। सेमीकंडक्टर से आपके दो क्वेश्चन है, दोनों इजी है, लॉजिक गेट पर बेस्ड है, इजीली सभी बच्चों ने उसको अटेम्प्ट भी कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके दो क्वेश्चन है, उसमें से एक इजी है, एक मॉडरेट क्वेश्चन है। फ्लूइड से दोनों ही क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे आए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आपके कैसे है, दोनों ही सरफेस टेंशन है। दोनों ही सरफेस टेंशन जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक में तो काफ़ी आपका एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट पूछा गया है। थर्मल फिजिक्स की अगर बात करूं, तो एक क्वेश्चन है, पर इजी क्वेश्चन है, बट लेंदी क्वेश्चन है, मतलब उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे अगर थर्मोडाइनमिक्स की मैं बात करूं, तो थर्मोडाइनमिक्स से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें एक इजी एक मॉडरेट। केटीजी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वही आपका मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, वो डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन ही है आपका। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपके दो इजी एक डिफिकल्ट, तो मतलब इससे तीन टोटल क्वेश्चन। वेव से एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया है इससे बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैट वन एंड टू की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल इससे तीन क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया, एक इजी एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, तो इससे टोटल चार क्वेश्चन आए हैं, उसमें से दो इजी क्वेश्चन, एक मॉडरेट है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म की अगर बात करूँ, तो एक इजी और एक मॉडरेट क्वेश्चन, तो मिलाकर दो क्वेश्चन आपके पास मैग्नेटिज्म से आए हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर एनालिसिस है कि किस तरीके से आपका 45 क्वेश्चन जो है इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके टोटल पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो मतलब आंसर की अगर मैं बात करूं, और उसी के ऊपर मार्क करते हुए चलूंगा कि इज दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट और इजी, तो आप उसको एक बार चेक करेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कहलाया जाएगा, क्योंकि वो आपका सिग्मा को लेके बोला है। तो जैसे कि बच्चे जानते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी रहता है, जिसमें फाई ई की वैल्यू जो है उसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, तो वो आएगी ई ए बाहर ले लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ गया डी बाई डी टी, और ई आपका बना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, तो एफ साइलेंस नोट से एफ साइलेंस नोट आपका कैंसिल, तो ए डी सिग्मा बाय डी टी। तो इसमें भी क्या है आपका कि इसमें इस वैल्यू को आपका इंक्रीज बोला गया है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि भाई ये वैल्यू आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब ये इंक्रीज कर रही है तो बच्चे इसमें वहाँ पे सोचने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है नॉन जीरो जीरो के लिए लेके, बट आपका जो इसका ऑप्शन करेक्ट जा रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 1 जूल इसका आंसर है, और ये हमारे पास इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास में करते हो और इजिली आप वहाँ पे दिमाग भी लगा लिए होंगे। अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका जो है काइनम एनएलएम से क्वेश्चन आपका है, और ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको नीचे गिरती हुई बॉल की वेलोसिटी और ऊपर टक्कर खाकर जाती हुई बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, चेंज करना है, मोमेंटम आपका निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको आप बच्चों ने परफॉर्म कर लिया होगा इजीली। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये डिफिकल्टी लेवल के अंदर क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें कई सारे कन्फ्यूजन है। जैसे कि हमारे पास पहला पोलराइड, तो उससे पास होने के बाद इंटेंसिटी आई नोट दी है। दूसरा पोलराइड इस एक्सिस के आपका आपका 25 डिग्री 22.5 डिग्री पे है, तो मतलब एक कैलकुलेशन पार्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एक कैसा आ गया आपके पास कैलकुलेशन पार्ट आ गया, वो कैलकुलेशन एग्जामिनेशन हॉल में एकदम से करना डिफिकल्ट है। दूसरा कि एक ही से पास नहीं हो रही है, फिर इसके बाद एक और दूसरा है ना, तो वो आपका 90 डिग्री पे रखा है, उससे भी आपके पास क्या बनाना है, यहाँ पे एंगल हमें चेक करना है 90 माइनस 22.5। तो बचे हुए एंगल्स को फिर फर्दर आपको कैलकुलेशन करनी है। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर भी आपका ठीक ठाक कैलकुलेशन आपका हो रहा है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। जैसे कि इसका आप आंसर देख सकते हैं 0.5 है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको इसमें इसका और इसका रेशो और ये और इसका रेशो आपका बराबर आएगा, तो बीच वाली वायर में करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों काय में सीरीज में, ये दोनों काय में सीरीज में, टोटल पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट बना के आपने इसको सॉल्व कर लेना है 0.5 है ना। तो अभी मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ आपका इसी चैनल पर, डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको इसका दूंगा। तो अब 1 बाय 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी आपका कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक, अभी अपन आंसर की चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन सा इजी और कितना डिफिकल्ट पेपर इस बार हमारे पास बना है। 3 आइडेंटिकल, अच्छा इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये भी मॉडरेट के ही कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, और नीट वाले बच्चों के लिए कैलकुलेटिव पार्ट जो है एकदम से कर पाना डिफिकल्ट रहेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। आपका जो हीट एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रही है, रेट ऑफ हीट दैट इज क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना था, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और इन तीनों को इक्वेट करके हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिफिकल्टी लेवल के अंदर आता है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है, एक तो इसमें ग्राफ पूछ दिया, दूसरा इसमें आपसे जो बोला गया वो एम्पलीट्यूड है और डैम्पिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, और ओमेगा हमारा कितना होता है, ओमेगा होता है आपके पास एसएचएम के अंदर के बाय एम। ठीक है, और के बाय एम अगर इसमें जैसे बताया गया कि आपका सैंड फील्ड है और वो आपकी बाहर लीक कर रही है, तो इसका मतलब मास डिक्रीज कर रहा है, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो उसका ग्राफ आपको यहाँ पर दो में मिलता है, एक ये, एक ये और एक ये। पर हमें ये भी चेक करना है कि एम्पलीट्यूड के साथ क्या सिचुएशन बन रही है, डैम्पिंग हो रही है तो आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया फोर्थ। ठीक, ये आप इजी के अंदर रख सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ किरचॉफ्स लॉ को यूज करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी आंसर, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपका मॉडरेट में जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एकदम से दिमाग नहीं लगेगा। बच्चे जनरली क्या समझते हैं कि जब कभी भी आपका क्वेश्चन आए रिलेटेड टू दैट ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर बच्चों को हमेशा याद रहता है बोहर वाला जो पूरा प्रोसेस है, तो उसमें बच्चों को लगेगा कि रेडियस जो है वो आर नॉट एन स्क्वायर है, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिए गए हैं वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं एज पर ऑफ डेरिवेशनल प्रॉब्लम जो हम क्लासेस के अंदर करते हैं उस तरीके का नहीं है। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं, इसमें फोर्स इक्वल्स टू करना है आपका जो सेंटर की तरफ को लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से एफ आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम को नीचे ले लेंगे तो यहाँ से वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है बाय यूजिंग अ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच ओवर टू पाए। तो यहाँ से जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी एन एच ओवर टू पाए एम टाइम्स ऑफ वी, उसको अपने को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, तो एफ बाय एम एन एच ओवर टू पाए एम वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख पा रहे होगे कि ये वैल्यू आपकी
3 में आ गई। तो अब इन दोनों का हमारे पास रिलेशन है। सो वी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 3। इसी फॉर्मूले के अंदर वी को यहाँ से वी को फाइंड कर कर अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका ये पहला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट मतलब सिंपल भी नहीं मॉडरेट, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताया क्या करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 उसका करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास के अंदर परफॉर्म किया होता है, कैलकुलेटिव पार्ट है, पर जनरली बच्चे इसको किए होते हैं, तो मैं इसको ईजी ही लेके चलूंगा क्योंकि जनरली बच्चे क्लास के अंदर सॉल्व किए होते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑप्शन आपका इसका जो है 4th ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट कहलाया जाएगा। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म रोड इसमें आपको गिवन है, और ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये एनएलएम पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेवल इसका आपका मॉडरेट है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L बाय एफ नॉट डी बाय एफ ई, सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट करके आपका 12 इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 14th क्वेश्चन की, तो इसमें 2 इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, और दोनों की दोनों आपकी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और एक रफ है एक स्मूथ है। तो आपको पता है यहाँ पर जो रफ सरफेस होगी उस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45 रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चे किए होते हैं जनरली, फिर भी इस क्वेश्चन को अपन मॉडरेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो वो कितना हो गया आपका जी साइन 45। ठीक, और दोनों के एक्सेलरेशन को इक्वेट कर लेना है। यहाँ का एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, यहाँ का a2, सो a1 इज इक्वल्स टू a2। सो यहाँ से आपके पास g बाई रूट टू 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू जी बाई रूट टू, और इसी के साथ t का भी स्क्वायर करना है, जैसे कि हमें बताया गया है इसके अंदर कि जो रफ सरफेस पे है उस पर आपका डबल टाइम लग रहा है, तो 4t² और यहाँ पर t²। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपका आंसर इससे आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आ रहा है 0.75। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप बस एक ही दिन का इंतजार आपको करना है, चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। तो अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि इस टाइम पर हमारे से बोला है अगर आप यहाँ पर टाइम रखते हो तो इस वी आई एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास। नेगेटिव आने का मतलब है कि इनपुट आपका नेगेटिव साइकिल इसमें एंटर कर रही है। आपको पता है कि इधर हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगी। क्यों पॉजिटिव बन जाएगी? क्योंकि इंडक्शन उसमें होने वाला है। तो जब इसमें पॉजिटिव बन जाएगी तो D1 आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और D2 आपका रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इजी ही कहलाया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इजीली वहां पे डिड्यूस कर सकते हो। इसमें सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। सो दैट इज ए इजी क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला हमारे से, 2 कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप क्लास में खूब किए हो, आपका स्टार्टिंग में बहुत बार आप बच्चे ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को करे हुए होते हैं, तो इसलिए आपका इजी क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम मॉडरेट रखेंगे। बहुत से बच्चे इसको नहीं सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मॉडरेट कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन जाएगा। सो दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन। अगर हम 19th क्वेश्चन की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है। सो दैट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन। तो हम इसको आपका मॉडरेट बोलेंगे और फॉर्मूला लग जाएगा इसमें P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। जो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सो दैट इज योर इजी क्वेश्चन। ठीक, सो 21 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे को क्या दिया, दैट इज बेस्ड ऑन AC। आपका ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं सो दैट इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, सो दैट इज ऑल्सो योर इजी क्वेश्चन। सो अगर इसमें हम बात करें तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। सो दिस वन एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, और ये हमारा डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, और ये यहाँ न्यू नोट से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद से। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो दैट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। नॉर गेट, इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना के आप बच्चे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगर हम 23rd क्वेश्चन की बात करें, दैट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन है ना। तो वेव के अंदर आपका ओपन एंड ऑर्गन क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है ओपन की वो V/12 रहती है, और ऐसे अगर हम क्लोज की बात करें तो वो V/4L रहती है। तो इसमें लेंथ को चेंज किया गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो F के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दैट इज योर डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्लासरूम के, मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उसमें आप डायरेक्ट
इस पे अप्रोच भी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा, एकदम से इसके ऊपर अप्रोच भी नहीं होने वाली है। ठीक है, पर इसका हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन। इसमें सभी बच्चे पावर को तो ईजिली कैलकुलेट कर लिए होंगे, पर मैग्निफिकेशन में कई बार उनको प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो दैट इज नॉट दिस वन। सो इसका आंसर हमारे पास है नॉट सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, 4p एंड m टू द पावर 4, क्योंकि जब एक के बाद लेंसेज कंबाइंड रहते हैं तो मैग्निफिकेशन आपका मल्टीप्लाई होता है, 4 है तो m की पावर 4। दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन। सो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, दैट इज योर 29th क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका किए होते हैं बच्चे जनरली, तो इसको भी मैं इजी ही बोलूंगा। तो दैट इज योर इजी क्वेश्चन, जिसको आप इजीली कर लिए गए होंगे। इसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आपको इसमें फाइंड करना है बाय यूजिंग अ यूनिट एंड यूनिट डायमेंशन एनालिसिस मेथड के थ्रू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दैट इज योर डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको डिफिकल्ट ही बोलूंगा क्योंकि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन है। जनरली बच्चे, एक तो उसमें आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा है, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, और दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी नहीं करते एज अ नीट एस्पिरेंट। ठीक, तो दैट इज योर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। इसका ऑप्शन आपका जो था बी या सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम इसकी बात करें, सो इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों ने किए होते हैं, तो दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड आपकी ये प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो दैट इज योर इजी क्वेश्चन अगेन। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, सो दैट इज ऑल्सो अगेन इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक वायर है जिसको आपने 8 पीसेज के अंदर कट किया है। चार चार पीसेज को आपने पैरेलल में कनेक्ट करके उनके कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट किया है। इसको बच्चों ने ईजिली सॉल्व कर लिया होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर इस वाले की मैं बात करूँ, सो दैट इज डिफिकल्ट, बहुत बच्चे इसको किए होते हैं, पर इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपका डिफिकल्ट ही माना जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो योर डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन जनरली जो है नीट वाले बच्चे जनरली नहीं रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर या आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें बैठ के आपको दिमाग लगाना रहेगा, तो थोड़ा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो दैट इज योर डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट बहुत से बच्चे इसको पहले भी क्लासरूम के अंदर सॉल्व किए होंगे, मैं मानता हूँ, पर फिर भी बहुत से बच्चे इसको, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको आपका इग्नोर करके चलते हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर हम 38 क्वेश्चन की बात करें, तो दैट इज योर इजी क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे अक्सर करते हैं, तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगर हम 39th की बात करें, दैट इज ऑल्सो अगेन इजी क्वेश्चन, दैट इज योर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर 27, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, सो दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चन। तो ये आपका बच्चों मॉडरेट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें हमारे से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है। बोला है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट ना करे अपने पाथ से, सीधा चला जाए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऐसी स्टेट के अंदर QVB जो फोर्स है आपका मैग्नेटिक फोर्स, वो QE के बराबर रहेगा। Q से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपसे E के बारे में पूछा गया है। B और V दोनों की वैल्यू दी है, आप इसमें सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज अगेन योर इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर ब्रेविस्टर्स लॉ आपको डायरेक्टली यूज करना है, 10IB इक्वल्स टू म्यू। सो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, इनवर्सली आप 10 इनवर्स करके म्यू का वैल्यू आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। दैट इज योर इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो ये मॉडरेट क्वेश्चन है आपका। मॉडरेट क्वेश्चन इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले तो इसके अंदर आपका क्योंकि पहले तो इसमें आपका एक शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा। शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, और आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसके अक्रॉस करंट और इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो 2 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो दैट इज योर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर 4। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट। अगर हम 42 की बात करें, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन अगेन। तो ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें, तो ये वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताया, तो ये आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ये आपका क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपका ज़ीरो एरर की बात की है, तो ज़ीरो एरर को सोल्व करने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर हम 44th क्वेश्चन की बात करें,
सो 44th क्वेश्चन इज योर इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपका नीट में पूछे जाए, क्योंकि हर साल जो नीट आपका जो एनटीए आपका पेपर बना रहा है या जो पेपर करा रहा है उसमें एक्चुअली एक्चुअली आपका इसी प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। इस बार आपका पेपर अचानक से डिफिकल्ट कर दिया गया है, बच्चे महसूस भी कर रहे हैं और सभी बच्चे उसको देख भी पा रहे हैं कि हाँ पेपर जो है वो वाकई में ही डिफिकल्ट है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 45 क्वेश्चन की, सो 45th क्वेश्चन के अंदर जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। इस ये डिफिकल्ट है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चों को जनरली इसका फॉर्मूला भी पता नहीं रहेगा। आपका जो प्रेशर है वो सरफेस टेंशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्रेशर की वैल्यू जो रहेगी वो रो जी वाई रहेगी। तो हम अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं सो रो जी वाई इज डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो ये पूरा पेपर का एनालिसिस मैं आपको दिया हूँ। पेपर एनालिसिस आप बच्चे जैसे कि समझ पाए होंगे कि पेपर इज क्वाइट 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 डिफिकल्ट, मूविंग फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके इजी भी है, ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ इजी नहीं है, पर जो क्वेश्चन इजी है अगर वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो हम मान सकते हैं कि आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी, है ना। और चलिए फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर लीजिए, किस तरीके का पेपर हमारे पास आया है, क्या इसकी आंसर की है, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस बच्चे के कितने नंबर बन रहे हैं। कल मैं आपको फिर मिलता हूँ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।